तो आज ये जो हमारा इस वर्कशॉप का आज इस बुक का लास्ट चैप्टर जो हम आज करने वाले हैं, इंसिस्ट है। जो चैप्टर वैसे अभी ऐसे ऐसे हमने चैप्टर्स किए, इन पर काम कर रही है, कभी जजमेंट, कभी ब्लेम, कभी हमको लगता है ऐसे ऐसे अपने लिए पनिशमेंट्स काइंड ऑफ उसने प्लान किए होते हैं सोल ने। बट हर चैप्टर से हमको एक ह्यूमन लेवल पर अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कैसे हम क्यों प्लान कर रही है एक सोल ये, और उसकी क्या इसमें ग्रोथ हो सकती है। अब जैसे वॉर का भी है तो वो भी एक ग्रुप कर्मा है लोगों का कि चूज किया होगा यही कि साथ में ऐसा हमने सफर करना है, वो सारी चीजें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नमन करते हैं हम अपने सभी गुरुओं, सभी आराध्यों को, और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड रॉबर्ट शॉर्ट्स उनकी इस बुक के लिए और उनको। तो जो आज का चैप्टर है इंसिस्ट, उसमें यहाँ पर जो स्टार्ट किया था उन्होंने चैप्टर में, वो बता रहे थे कि जब उन्होंने पहली बार जो इस टॉपिक पर वर्क करना स्टार्ट किया, तो वो खुद बहुत पर्सनली डिस्टर्ब थे, और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये जो टॉपिक है उनके लिए इमोशनली बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि ये जो इंसिस्ट है, लाइक फैमिली के अंदर ही कोई ऐसा फैमिली मेंबर सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, तो एक ह्यूमैनिटी के लिए उसको एक्सेप्ट करना ह्यूमन लेवल पर, इट्स रियली रियली अनबेरेबल ऐसा लगता है। एंड माइंड बोलता है कि हाउ दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें। बट फिर भी उन्होंने इसे एक्सप्लोर किया इस टॉपिक को, और इस टॉपिक को नहीं, उन्होंने अपनी बुक में ऐसे ही बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जिन पर यूजुअली लोग बात करते ही नहीं हैं। एक आई ओपनिंग है वो सारा उनका। तो जो हम क्योंकि स्पिरिचुअल काउंसलिंग करते समय उनके पास बहुत सारे लोगों के जो आते थे वो लाइफ प्लान लेकर आते थे, और उनके ये थीम में बार बार उन्होंने देखा, ये सामने आ रहा था कि उनके साथ में ऐसा कुछ अब्यूज़ हुआ है जो फैमिली मेंबर से ही है। एंड बहुत अभी जैसे मैं भी देख रही हूँ, हम लोग भी अपना वर्क कर रहे हैं तो होता है, पेशेंट आते हैं, क्या हो रहा है इंटरनली, उनका इतना ऐसे वूंड है जो अंदर से नहीं बता पा रहे हैं। तो अ, अभी एक मैं हो गया, जब भी इंडिया ट्रिप पे थी, तो एक फीमेल थी, काफ़ी मैच्योर थी, लाइक 70s में रही होंगी। तो एक वर्कशॉप किया था मैंने फीमेल के लिए ही था वो। तो उसको करने के बाद लाइक शी केम टू मी एंड शी क्राइड अ लॉट कि कि ये साथ ये हुआ है हमारे साथ। वो 73 ईयर्स की, आज तक किसी को बता नहीं पाई वो बात। ऐसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स की स्टोरी है मेरे पास भी कि जो ऐसे बता नहीं पाते, और होता है समझ में नहीं आते कि हम क्या करें, और इग्नोर भी नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस में रहें। अ, अभी तो स्कूल्स में भी बच्चों को बैड टच गुड टच सिखाया जाता है, हम अवेयर होते हैं, समझाते हैं। बट लेकिन फिर भी इतनी एजुकेशन होने के बाद भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन को क्लियर किया है कि सोल लेवल पर हम ब्लेम करना या किसी को पनिश कर दें या फिर किसी को जज कर रहे हैं, वो वैसे ऑपरेट नहीं करते जैसे वो ह्यूमन लेवल पर करते हैं, ऑब्वियसली, है ना। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ह्यूमन पेन अनरियल है। पेन इज पेन, वो तो पूरी तरह से रियल है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हमेशा अडल्ट की होती है, चाइल्ड की नहीं। ऑब्वियस वो जो एकदम मासूम जो होते हैं, इग्नोर्ड होते हैं बच्चे, उनको नहीं पता होता, जिनके साथ में बचपन से ये सारी चीजें होती हैं। तो जब वो अपनी फर्स्ट बुक लिख रहे थे योर सोल्स प्लान, उसको लिखते समय उनकी मुलाकात पौला नाम की एक फीमेल से हुई, और उनको भी चाइल्डहुड में उनके फादर ने सेक्सुअल अबूज किया था। उनके जो मदर फादर दोनों थे, बॉडी विकेट कर चुके थे पौला के। एंड मीडियम के थ्रू उन्होंने उसके साथ कम्युनिकेट किया, चैनल किया, और
जो भी चैनलिंग में उनके साथ में जो भी अपोलॉजी, डीप लव, वो सारी बातें सामने आई। वो फिर रॉब को जैसे उन्होंने अंदर से एक हिला देने वाला वैसा एक एक्सपीरियंस किया कि ये सारी चीज़ें एक लव के तहत या रिमोर्स या अपोलॉजी के तहत भी कोई सोल प्लान कर सकती है। तब उनको पहली बार ये समझ में आया कि कुछ लोगों के लिए सोल प्लानिंग का पर्सपेक्टिव ये हो कि हीलिंग में हेल्प करना, वो ये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये इसको चीज़ों को क्लियर रखा कि जो भी पर्सपेक्टिव कभी जो भी हो, अब्यूज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो ये हो या वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का अब्यूज है वो नहीं किया जा सकता। ह्यूमन लेवल पर जो भी हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कोई ले या ना ले, लेकिन वो तो रहता है वहां पर। उसके बाद जब उन्होंने अपनी सेकंड बुक योर सोल्स गिफ्ट लिखी, तब उसमें भी उन्होंने डेबी नाम की एक फीमेल है, उनकी भी एक स्टोरी है यहाँ पर जिसको आज हम समझेंगे इस बुक में। और जो इसका चैप्टर है इस बुक का, ये उसका मेन केस स्टडी है ये। तो वो यहाँ पर लिखते हैं कि लगभग 35 ईयर्स की एज में डेबी को एक शी इज़ अ फीमेल, 35 ईयर्स की जब उनकी एज होती है तो उनको ऐसे फील होने लगता है कि उनके जो बिहेवियर है, उनके जो इंटरनल डीप पैटर्न्स कुछ ऐसे सेट हो गए हैं, बिहेवियरल पैटर्न, वो ऐसे रिएक्ट करती हैं। और उनका जो कुछ ऐसे इमोशन पैटर्न है, वो बड़ा ही डिफरेंट सा है। नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। हाँ, कैमरा कैसे बंद हुआ? या सो वो बता रही हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ में अचानक से वो रिएक्ट करती हैं, अचानक से वो रोना स्टार्ट कर देती हैं, ये सारा चीज़ें क्यों हो रहा है उनको। बहुत ही इमोशनली वो कभी हो जाती थी। तो बचपन का उनको जो था, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज उनको बहुत कम कम याद थी, याद नहीं थी। ऊपर से वो देखिए, वो फीमेल का जो एक पर्सनालिटी यहाँ पर उन्होंने मिलनसार जैसे होता है, फ्रेंडली वैसे दिखती थी, लेकिन इमोशनली अपने आप को एक डिस्टेंट रखती थी, किसी को पास नहीं आने देती थी वो अपने। और स्पेशली जो मैन है, उनके प्रति उनका जो बिहेवियर था, वो कभी ऐसा अट्रैक्टिव और जो होता है ना फ्लर्टियस नहीं था। लेकिन कभी जैसे होता है कि कोई इमोशनली क्लोज आता था तो वो थोड़ा पीछे भी हट जाती थी, लेकिन कभी कभी उनको अट्रैक्ट भी करता था। दोनों चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई है। तो उनका इंटीमेसी है जब भी उनके जो पार्टनर है उनके साथ में जब होती है, तो उसके बाद में उनको बहुत ऐसे रोना आता है। फिर वो सोच रही है कि क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे साथ में क्यों होता है, क्यों मैं ऐसा फील करती हूँ। कंट्रोल करना चाहती थी वो अपने लाइफ को, तो इसके कारण उनको इंसोम्निया हो गया। और सारी चीज़ें होते इतना ज़्यादा उनके जो भी पैटर्न ऐसे हो गए बिहेवियर उनका, उनको अल्कोहल का सहारा लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा अल्कोहल डिपेंडेंस हो गई वो। अब वो ऐसा हो जाती है तो उनको फिर वही शेम गिल्ट आ जाता है कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। और एक अंदर से उनको एक डीपली अनवर्दीनेस का एक फीलिंग रहता था। नहीं समझती थी कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे ठीक करूँ? नहीं। लेकिन वो बता रही हैं कि यहाँ पर जो बचपन से उनको एक एक बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती थी। और उसमें जैसे होता है ना ओसीडी हो रहा है, वो फिर बार-बार वो हैंड वॉश कर रहे हैं, फिर उनको एक ऐसा जो फ़ियर है अबंडनमेंट का, वो सारा, तो उसके कारण वो खुद ही कपबोर्ड के पीछे छुप छुप जाती थी। या कभी उनको ऐसे लगता था कि कोई अनसीन फ़ियर है, ऐसे करते-करते उनका चाइल्डहुड यहाँ पर उन्होंने थोड़ा-सा अपना एक्सप्लेन किया। बड़े हो रही हैं तो कॉलेज में जाती हैं, देन कॉलेज में उनको डिप्रेशन होता है, इतना ज़्यादा होता है कि एक बार उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लिया। एंड बाद में फिर उनका फ्रेंडशिप होती है। एंड फिर उसके बाद एक अनस्टेबल रिलेशनशिप में आ जाती हैं वो। एंड उन शादी हो जाती है, देन उसकी शादी के बाद उनको एक अबॉर्शन होता है, देन उनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, फिर उनको उसके बाद में कुछ जो भी उनके यू फेमिनाइन हेल्थ इश्यूज होते हैं, एंड्रोमेट्रोसिस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब फीलिंग मीनिंग
फिजिकल हेल्थ इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं। बट बचपन में ऐसे हो रहा है, बट थोड़ा एडल्ट हो रही है तो उनको अगेन वो एंजाइटी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। उन्होंने अल्कोहल का वो ले लिया, उसके बाद में देन उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, फिर वो रिलेशनशिप में आ रही है, मतलब वो स्टेबल नहीं है कहीं पर भी। फिजिकल बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं, फेमिनाइन जो पार्ट में इश्यूज आ रहे हैं, मीनिंग आपका डीप कहीं पर कुछ डीप रूटेड पेन है जो एड्रेस नहीं किया जा रहा है, सेम उनका बॉडी उधर बता रही है। तो ये सारा उन्होंने यहाँ पे बताया है। और उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक अपना धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, और उन्होंने प्लान किया कि वो जो भी सेक्सुअली अब्यूज सर्वाइवर्स हैं उनके साथ में मैं वर्क करूंगी। और काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और उसमें से जब जो लोग आते थे तो उनके जो जो बिहेवियर, जो पैटर्न्स होते थे जब वो उनसे बात कर रही है, जब उनको मिल रही हैं, तो उनको वो जो दिखता था जो क्लाइंट्स आते थे उनको लगता था कि जैसे मिरर सामने आ गया हो, कि जो उनके अंदर बिहेवियर पैटर्न दिखते थे उनको अब वो समझ में आने लग गया कि ये सब मेरे अंदर भी कुछ रहा है, ऐसा ऐसा मुझे हुआ है। वो जैसे रिकॉल हो रहा है कुछ उनको। देन धीरे धीरे जो उनका सप्रेस्ड मेमोरीज थी वो लाइक सरफेस पर आने लग जाती हैं। और वो जो मिरर बताया तो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उनको, अचानक से उनको अपने फादर की शेडो आ रही है, और उनको कभी स्मेल आ जा रही है अल्कोहल की। फिर उनको कुछ हेल्पलेसनेस ऐसा फील हो रहा है। तो ये वो बता रही है। फिर उनको एक बार ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है, उनके फादर ने किया है उनके साथ कुछ अब्यूज जब वो छोटी छोटी थी। लेकिन हल्का सा उनको ऐसे ग्लिम्प आता है कि नॉट ओनली फादर, उनके ग्रैंड पेरेंट ने भी उनके साथ ये किया। लेकिन उनको अच्छे से याद नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। तो लेयर बाय लेयर जैसे उनकी जो मेमोरीज हैं उसको पूरा सरफेस पे लाने के लिए अ, उन्होंने हीलिंग प्रोसेस का अपना एक चूज किया मीडियम। क्योंकि सब कुछ तो एक साथ बाहर नहीं ला सकता माइंड, वो सरवाइव ही नहीं कर सकता इंसान। तो जब उनका हीलिंग स्टार्ट हुआ, उन्होंने वो जो हेल्प लिया, तो वो बताते हैं कि बहुत पेनफुल था, ऑब्वियसली होगा ही इतना जब किसी का वुंडेड चाइल्डहुड रहा है तो डीपली पेनफुल रहा है उनका। एंड उसके साथ में वो ट्रांसफॉर्मेटिव भी था, ये बता रहे हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को, जो भी उनके आ रहे थे उसको सप्रेस करना, जो पहले वो करती थी अब उन्होंने बंद कर दिया, अब वो सप्रेस नहीं कर रही हैं। पहले जैसे उन्होंने अल्कोहल का सहारा ले लिया, कभी वो सुसाइड कर रही हैं, या कभी वो उनको समझ में आ रहा है किसी पार्टनर के साथ में जाना है या किसी के साथ में नहीं रखना है, तो वो सारी चीज़ें अब उन्होंने स्टॉप करना स्टार्ट किया। जो इमोशंस वो अपने सप्रेस कर रही थी ड्यूरिंग द हीलिंग पीरियड, उनको जैसे रोना आ रहा है तो उन्होंने रोना स्टार्ट किया। लाइक इफ शी फील टू क्राई जोर से, तो उन्होंने वो भी किया। एंगर को जैसे एक्सप्रेस करना है वैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया। और वो एक सेफ मेडिटेशन ग्रुप में बैठी, और उन्होंने अपने जो भी इनर डायलॉग्स जो होते हैं ना, वो उन्होंने उसके साथ में, होता है ना कि आप राइट करो, आप जो भी बोलना है बोलो, चिल्लाओ, जो भी आ रहा है उस समय बस रिलीज करो। उन्होंने वो किया। एंड शी सेड कि मैंने उस समय बड़े वाले एस से सेल्फ तक लौट रही थी। यहाँ पर उन्होंने इसको यूज किया वर्ड को, कि बिग एस वाले सेल्फ तक मैं अपने अपने आप की साइड में लौट रही हूँ। तो थोड़ा मैंने देखा कि बिग बिग एस का क्या मीनिंग है। मीनिंग अपनी सोल आइडेंटिटी तक वो लौट रही हैं, मीनिंग डीपली हील कर रही हैं अपने आप को। जो बॉडी के अंदर उन्होंने बताया ये सारी चीजें हो रही हैं, सोल लेवल तक उसको हील करा। होता है ना कि जो छोटे छोटे दर्द है, डर है, कुछ कुछ ऐसे लाइफ में घटनाएं हो जाती हैं, तो वो एक बिग सेल्फ हम उसको बोल सकते हैं, लाइक उसको हम बोलें कि समुद्र बोल बो की तरह जो बहुत डीप है। लेकिन
जब उसके अंदर एक लहर लौटती है तो क्या होता है, वो वापस उस समुद्र में जाती है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एस को यूज किया कि वो जो घटनाएं थी वो अपनी आत्मा की गहराई तक उसको फील करके उसको हील कर सके, रिलीज कर सके उसको। तो ऐसा हुआ, उन्होंने अपने आप को हील करना स्टार्ट किया, और स्लोली जो विक्टिम आइडेंटिटी थी उससे हटकर कॉन्शियस सोल पर्सपेक्टिव जो है उसको उन्होंने मतलब अपना चूज किया। तो अब जो भी उनकी लाइफ के जो भी इवेंट्स होते थे वो उनको मीनिंगलेस नहीं लग रहे हैं, जो जो भी उनको पहले होता था, है ना, जो भी उन्होंने यहाँ पर बताया कि मुझे इमोशनल इश्यूज होते थे या जो भी फिजिकल इश्यूज थे, वो सब कुछ भी एक मिनट मुझे दीजिए फ्रेंड्स। उनको गुस्सा आ रहा है, उनको बॉडी में डिजीज आ रही हैं, तो धीरे 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 वो सारी चीजें सेटल होने लगी उनको धीरे धीरे। एक बोलते हैं कि काइंड ऑफ अ लार्जर कॉन्ट्रैक्ट दिखना लगा कि यस अब वो कर सकती हैं अपने आप को, थोड़ा एक मोड पर हैं ठीक करने के लिए। उसके बाद उनका जो रॉबर्ट शॉर्ट्स के साथ उनका मुलाकात होती है, वो रॉब के साथ जैसे अभी एक स्टार्टिंग हुई है उनकी, तो एक सेशन लेते हैं अगेन उन्होंने कि जानना है कि कैसे, क्यों प्लान किया सोल ने, आखिर क्या इसके पीछे का रीजन है। क्योंकि जब तक अब उन्होंने वो जब सोल तक हीलिंग करने की बात की, तो उसके लिए वहां पर हमको समझना पड़ेगा कि एक पूरा अंदर से जाके कैसे क्लीन करें। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो भी जो उनके गाइड हैं हमेशा उनके साथ में उन्होंने सेशन लिया। तो जेशुआ जो यहाँ पर एक हायर कॉन्शियसनेस के जो गाइड हैं, उसके हम उस बुक में वही नाम के साथ में उनको बताया है। तो वो जो है वो गाइड है उनके, स्पिरिट गाइड बोल सकते हैं हम उनको। तो स्पिरिट मतलब हायर स्पिरिट कॉन्शियस गाइड, जो हम पर्सनल होते हैं वो नहीं, उनसे भी और हायर लेवल के। तो वो बताते हैं कि डीप हीलिंग तभी होती है जब हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हम सप्रेस नहीं करें, उनको कॉन्शियसली फील करें, तब हम डीप फील कर सकते हैं अपने आप को। और वो और ये बोल रहे हैं वो कि जो भी जो हमारा किसी के साथ में ऐसा सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है, तो वो बाउंड्रीज को ब्रेक कर देता है, तब हीलिंग एक बड़े लेवल पर होती है। क्योंकि बॉडी जो सिग्नल्स हैं दे रही है उसको वो, क्योंकि उसको फिर से ट्रस्ट करना बॉडी के लिए, है ना, वापस से अपनी नो को पहचानना जहां पर वो रिजेक्ट करने स्टार्ट कर देती है। उन्होंने शेयर किया कि आफ्टर इंटीमेसी शी फील्स टू क्राई अ लॉट, है ना, क्योंकि वहां पर बॉडी ने एक नो अपना बनाया था। तो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर जो उनको एक एंगर इश्यूज थे उसको सप्रेस कर रही थी, तो ये सारा कुछ भी हो रहा है वट एवर द बॉडी इज डिसाइडिंग नो फॉर देयर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ दैट उसको एक होल्ड स्पेस में लेकर आना, कि जो उस स्पेस पर उसको अवेयरनेस में रखा जाए, जो भी उसके इमोशंस हैं और जो एनर्जी वहां पर जमा हुई है उसको एक क्रिएटिव पावर में चेंज कर दिया जाए। तो जब ऐसा करते हैं तब हीलिंग डीपली होती है। तो यहाँ पर एक हम जैसे मेटाफर के जैसे समझ सकते हैं कि जो डेबी की एक सोल थी जो एक स्ट्रॉन्ग ट्री की तरह उसको माने, और उसके जो इमोशंस हैं वो सारे वाटर की तरह, वैसे भी वाटर को ही हमने अपने बॉडी में हमारा इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं ना, कि टीयर्स आ रहे हैं सबसे पहले हमारा वाटर बाहर आ रहा है बॉडी से, कोई इमोशन ज्यादा होता है तो वो दुख भी और खुश भी। तो वो ही, एंड सनलाइट जो है, ट्री को चाहिए वाटर चाहिए सनलाइट चाहिए, तो वो सेल्फ एस्टीम सेल्फ एक्सेप्टेंस के जैसे।
तो जो वाटर है ट्री को दिया जा रहा है वो एक इमोशन की तरह माने, और जो ट्री को सनलाइट दी जा रही है वो सेल्फ एस्टीम की तरह की, मीनिंग उससे वो ट्री ग्रो हो रहा है तो हमारी सोल भी ग्रो होती है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा ये बोला कि ये सारी चीज़ें जब हम सोल पहचान ले उस नो को, और जो भी चीज़ें जो भी इमोशंस वो सप्रेस कर रही है उसको सप्रेस नहीं करके और अच्छे से उसको नरिश किया जाए तो वो हील हो सकती है। उसके साथ कुछ भी ऐसा बैड से बैड उसने चूज किया है अपने लिए, बट एट द एंड वो हीलिंग के लिए ही चूज कर रही है। देन फिर अब बात आती है कि चलो, हमेशा हमारे दो ही हम देखते हैं पर्सपेक्टिव, कि एक तो हमारा सोल लेसन है, हमने सोल अपनी एक लेसन के लिए ये चूज करके आ रही है प्लान। दूसरा हमारा कर्मा है, हमने अपने कर्मा भी बैलेंस करने होते हैं, उसके लिए भी चूज करते हैं। तो जब कार्मिक बैकग्राउंड की बात आती है यहाँ पर इस स्टोरी में, जो ये डेबी हैं उनकी, तो वो तो हो गया, एक पार्ट उनका समझ में आ गया कि भाई बॉडी ने ये सब स्टोर किया है, लर्न करना है, ये है। ओके, व्हाट अबाउट द कार्मिक बैकग्राउंड, कि एक सोल में उनके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ये सारा कर रहे हैं उनके साथ में ऐसा सेक्सुअल अब्यूज, सो व्हाट कैन बी अ रीजन बिहाइंड दैट। तो अगेन वो अपना जब पास्ट लाइफ देखती हैं, उनका सेशन होता है उसमें, देन शी फाउंड कि उनके एक पास्ट लाइफ में जो डेबी थी वो एक ब्रोथल ऑनर थी, और जो उनके प्रेजेंट फादर हैं वो उस लाइफ में एक डिफरेंट रोल में थे। उन्होंने उनका जो भी उनकी पावर है उसका मिसयूज किया, उसके कारण उनके अंदर जो इंसल्ट है और मिसट्रस्ट है वो वाली एनर्जीज अनरिजॉल्व रह गई उनके फादर के अंदर, डेबी ने किया उनके साथ में, राइट। और इसलिए इस जीवन में उन्होंने ऐसे सिचुएशंस को चूज किया, क्योंकि वो जो उनके अनरिजॉल्व जो मिसट्रस्ट इशू रह गए थे, उन एनर्जीज को समझने के लिए और उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने ये अपना जो कर्मा बनाया था उसको क्लीन करने के लिए ये ऐसा रोल चूज किया। तो अब यहाँ पर एक क्लियर बात की, एक्सपेक्ट जो भी हम कर रहे हैं किसी भी चीज से कि ये सोल ऐसी है, ऐसा किया इसने और ये करना चाहिए, जो भी है हमारा, या फिर उसकी एक एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, जस्टिफिकेशन नहीं। तो अगेन जैसे पहले बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एडल्ट की होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है जो अननोइंगली जिसके साथ में, वो तो उसको समझ नहीं है, तो उसका क्या कर्मा, ऐसा सोचते हैं ना हम, बात करते हैं, जबकि उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया, वो तो समझ नहीं थी, यही इतने समझदार थे, लेकिन सोल लेवल पर दोनों का वहां पर एक कुछ ना कुछ कर्मा होता है, ये यहाँ पर बताया है। इसके बाद रॉब और डेबी एक दूसरी इंट्यूटिव वो उनके पास जाते हैं, गाइड के पास जाते हैं, जिनका नाम यहाँ पे स्ट्रेची है, वो हर चैप्टर में है, तो उनके पास जाते हैं। तो अब स्ट्रेची जो है अलग मेथड से प्री बर्थ प्लानिंग का उनको एक सीन जो वो देखती हैं वो उनको बताती हैं कि क्यों चूज किया तुमने, कि ये तो समझ में आ गया, लेकिन हुआ क्या था। तो डेबी को वहां पर उन्होंने एक लाइट बॉडी में बैठा हुआ देखा, और उन्होंने अपने लाइफ की ब्लूप्रिंट बना रही है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की प्लानिंग और कन्वर्सेशन सुनाती है वो उनको, रॉक को और डेबी को, कि जो उनकी गाइड है, कि डेबी ने ही ये एक्सेप्ट किया है कि पिछले जन्मों में जो भी उसका पावर का इम्बैलेंस था, उसने जो भी किया था उन लोगों के साथ, उसको वो इस लाइफ में कंपैशनेट करके बैलेंस करे, और एक लीडरशिप वो सीखे जिससे जो भी उसके लाइफ में चैलेंज आएंगे और उसको वो एक लोनलीनेस मिलेगी उसके कारण से, वो भी उसका एक लर्निंग होगा, इसलिए उसने वो भी चूज किया, इसलिए उसने कोई पार्टनर को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं किया। तो लोनलीनेस उसकी लाइफ में जो थी उसको
और जो भी उसके साथ में जो कुछ भी हुआ, वो उसने खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन अपना वो कर सके अपने सोल का, इसलिए उसको उसने ऐसा वाला प्लान चूज किया। तो वो जब अपना सोल प्लान बना रही है, तो वो सारा सीन उन्होंने यहाँ पर बताया। और एक बहुत ही एक सेंटिमेंटल सा एक वो सीन बताती हैं यहाँ पर, कि डेबी सोल लेवल पर जो उनके फादर सोल हैं, उनको बोल रही है कि जो भी एक्सपीरियंस लेंगे ना हम यहाँ पर आके, जो भी प्लान कर रहे हैं ये सारा, आप ऐसा करोगे मेरे साथ, फिर मैं ये फील करूंगी, जो कुछ भी है, हमारी जो मेन हमारा सेंस है ना सोल का, उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और नहीं करेगा। कितनी उन्होंने अपने ऊपर सोचिए, ये चूज कर रही है एक सोल कि आप मेरे फादर बनिए, और मेरे फादर बन के आप मेरे साथ ऐसा अब्यूज करिए, और करने के बाद मुझे ऐसा मैं ब्रेक हो जाऊंगी, हो जाने के बाद भी लाइफ पूरी मैस हो जाएगी मेरी, मेंटली फिजिकली हर तरीके से, सोशली भी। फिर भी जो मेरा सोल एसेंस है और आपका जो सोल एसेंस है, वो पूरी तरीके से परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो चीज याद रखना है हमको, बिकॉज सोल इटर्नल है और वो बहुत स्ट्रांग है। और उन्होंने बोला यदि ये प्रॉब्लम उन्होंने दोबारा चूज की, तो वो आगे बढ़ जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने ये डबल टाइम अपने लाइफ में चूज किया होना। और फिर उनकी गाइड बता रही हैं कि डबी के फादर भी एक गिल्ट में चल रहे हैं, कि उन्होंने यदि इस जो उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो अच्छा होता। क्या किया आखिर, जब वो सब देख रहे हैं, क्यों चूज किया? जब हम सोल लेवल पर होते हैं तो हम वहां पर लाइट में हैं, हमको उस समय कुछ भी कोई राइट एंड रॉन्ग कुछ होता नहीं है। वहां पर होता है कंपैशनेट, कि यह सोल ये सीखे, आगे बढ़े, अपनी चीजों को हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर तो अपना वो देख रहे हैं, सेशन में अपना लाइफ प्लान देख रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि ओ मैंने क्यों चूज कर लिया ये। ह्यूमन लेवल पर चूज सोच रहे हैं वो। सोल लेवल पर वो भी एक लर्निंग प्रोसेस में है, क्योंकि जो उनके मदर फादर हैं, अच्छा मदर को भी थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन उन्होंने भी लाइक बीइंग यू नो मदर और वाइफ, जो उनके बीच का जो एक लिंक होता है, उसके लव और रेस्पेक्ट के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उनकी भी जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं वो बता रही हैं कि वो भी एक डीप लेवल पर जुड़ी होती हैं। इसीलिए एक पेरेंट को चूज करती है ना एक सोल, कि वहां आकर उसको वो लर्न करने को मिलेगा। और जो भी रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, वो तभी लौटती हैं जब जो भी पर्सन है वो इमोशनली रेडी होता है। तभी वो एक उसका फेस भी चूज करके आते हैं ना, ये टाइम पर ये ऐसा होगा, हमको लगता है कि ये सब रैंडम हो रहा है। एवरी प्लान, एवरी टाइम, एवरी सीन, एवरी पर्सन, एवरी सिचुएशन हमारा प्लान्ड है। जब प्लान्ड है, तो फिर क्या चीज का हम वो करें, दर्द करें, क्रिटिसाइज करें, ब्लेम करें, क्या चीज के लिए करें? इतने सेंसिटिव टॉपिक्स यहाँ पर रॉब ने इस बुक में दिए हैं, जो सोचा भी नहीं जा सकता कि यू नो ये सोल ऐसा प्लान कर सकती है। सिर्फ सुसाइड वाले चैप्टर में उन्होंने लिखा था कि वो सोल की प्लानिंग नहीं होती है, वो भी एक अननोइंगली कुछ सोल प्लान कर लेती है बियॉन्ड द जो भी वो उसका प्लान है उससे जाकर। बट फिर भी उसकी भी एक सोल लेवल पर उन्होंने अच्छी सी स्टोरी बताई कि कुछ है। तो सोल पर्सनली जो भी हम देखें, दर्द से अलग नहीं होती है। उसको वो जो भी चूज कर रही है प्लान को, हायर पर्सपेक्टिव से उसको एक्सपीरियंस करना होता है, इसलिए कर रही होती है। तो इस चैप्टर में भी जो उन्होंने ये चूज किया ऐसा अपने लाइफ के लिए,
उनका भी पर्सपेक्टिव यही है कि बैलेंस करना है। जो भी उनका कर्मा है, जो भी उनका लेसन है, सारे जो तीनों सोल्स मेन हैं, उनके पेरेंट हैं और देव भी खुद हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट हैं। तो जो भी है यहाँ पर हीलिंग का जो हम किसी भी चीज़ में एट द एंड बोलें, हीलिंग होना मतलब कि जब हम सेल्फ कंपैशन में आते हैं अपने लिए, हम जब रेडी हो जाते हैं, यस आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ, आई एम रेडी टू लव माई सेल्फ, जो हमने अपने आप को नहीं देखा और जो हम बाहर पॉइंट आउट करते हैं ड्यू टू हिज हर जो भी हमारा हुआ है, वो ब्लेमिंग की हैबिट हमारी छूटती है, वो फिंगर अपने साइड आ जाती है। मीनिंग ये सोल के साथ कुछ ना कुछ लर्निंग चूज की है। तो जो यहाँ पर एक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि छोटी-छोटी सिचुएशंस हमारे लाइफ में यदि आ रही है ना मास्टर्स, तो हम वहाँ पर नो विद लव हम लिखना स्टार्ट कर दें। नो भी विद लव नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा लव एंड लाइट भेजें। और कभी भी होता है कि जब गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा हमारे साथ में हुआ है, तो उसे सप्रेस नहीं करें, उसको कॉन्शियसली होल्ड करो। लेकिन ऐसा कि जो अवेयरनेस के साथ उसे हम होल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर हम चेक करें कि वो हम प्यार अपने अंदर फिर भी रख रहे हैं। जब हमको लगता है कि हाँ, ऐसे नहीं है कि उसको होल्ड करके अंदर-अंदर अब सप्रेस कर देना है। किसी के ऊपर निकालना नहीं है, जब आप अपने सेफ ज़ोन में हो, आप अपने आप से बात कर रहे हो, आपको समझ में आता है कि मैंने मेरे ही टेक केयर नहीं किया, इसलिए ये सब हुआ है, जस्ट रिलीज़ इट। तो पूरा जो चैप्टर है इतना यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया रॉब ने इस टॉपिक को, तो डार्कनेस है और लाइट है, दोनों हैं, लेकिन दोनों ही ग्रोथ की ज़रिया एक है, ग्रोथ का हम बोले हिस्सा है जर्नी का। क्योंकि यदि डार्कनेस नहीं होगी तो लाइट की वैल्यू क्या होगी? जब रात होती है तभी तो लाइट्स ऑन की जाती है। दिन में कौन लाइट ऑन करता है ना? तो उसको कम नहीं किया जा सकता, पेन है वो रियल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियल है, हीलिंग भी रियल है, सब कुछ रियल है। लेकिन हमारा जो फियर है, हमको जो जो भी कुछ इंसिडेंट होया है लाइफ में, किसी के साथ भी हमको पता भी होता है, जैसे मैं बता रही हूँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं और मैं देखती हूँ कि जो डिजीज लेकर आते हैं उससे ज्यादा उनको काउंसलिंग